मेरा नाम सीमा है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूँ। मेरे 2 भाई हैं और माँ-बाप भी हैं। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही घरवालों ने मेरे लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही एक अच्छा रिश्ता आया तो माँ-बाप ने तुरंत हामी भर दी और फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी एक संपन्न लड़के से हुई थी। वह लड़का दिखने में बहुत साफ-सुथरा था। उसका कोई परिवार नहीं था क्योंकि वह अकेला रहता था। हालाँकि उसका बड़ा-सा घर था और कारोबार भी अच्छा चलता था। इसलिए यह सब देखकर पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पति का नाम अजय था। अजय मुझसे बहुत स्नेह करता था और मैं भी उससे गहरा लगाव रखती थी। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही अजय को हृदयाघात हो गया और वह मुझे छोड़कर चला गया। तब अजय की मौत ने मुझे जैसे बेजान पत्ता बना दिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं अजय के साथ बहुत संतुष्ट थी। हालांकि अभी मैं गर्भवती नहीं हुई थी और न ही हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही वह मुझे अकेला छोड़ गया। अजय के जाने के बाद माँ-बाप कहने लगे कि मैं उनके साथ मायके चली जाऊं। तब मेरे मायके में मेरी 2 भाभियां भी थीं और मुझे आज के समय का अच्छा अंदाजा था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि विधवा बनकर मायके जाऊं और मेरे भाई-भाभियां मुझ पर टिप्पणियां करें, क्योंकि मैं तो युवावस्था की दहलीज पर विधवा हो गई थी। लेकिन लोग बोलने लगे, सीमा, तू दूसरी शादी कर ले। पर मेरा मन दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वैसे भी अजय के घर में कोई नहीं था और उसका बड़ा-सा घर मेरे पास था। वहां मुझे सम्मान, स्नेह और हर तरह का आराम मिला था। इसलिए मुझे चिंता थी कि कहीं और जाकर मेरी जिंदगी और उलझ न जाए। इसीलिए ना मैं दूसरी शादी करना चाहती थी, ना मायके लौटना। तब मुझे लगता था कि मुझे अजय के घर में ही रहना चाहिए। लेकिन वो घर इतना बड़ा था कि अकेले उसमें मुझे भय लगता था। रात को जब भूख लगती तो सीने में धक से लगने लगता, जैसे मेरा दिल अब भी रुक जाएगा। मैं पहले ऐसी भयभीत नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति का निधन हुआ था, तभी से मुझे छोटी-छोटी बातों से भय लगने लगा था। तब से हर रात भय के साए में कटती थी। फिर सोचते-सोचते रात बीत जाती कि यह भय मेरी जिंदगी से कब जाएगा। दिन भी यूं ही गुजरते गए। अजय का कारोबार इतना अच्छा था कि मुझे कमाने की जरूरत नहीं थी। ढेर सारा धन था, जो मेरे लिए बहुत पर्याप्त था। वैसे मैं समझदार और शिक्षित भी थी, इसलिए सोचती थी कि शायद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करूं। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं घर का निचला हिस्सा किराए पर दे दूं। इसे घर में कोई साथी मिल जाएगा, जिससे मेरा दिन भी कटेगा और रात को भय भी कम लगेगा, और साथ ही साथ हर महीने थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे। फिर मैंने फैसला कर लिया कि घर किराए पर देना है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई सभ्य परिवार ही किराएदार आए। किसी अकेले पुरुष को घर देने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मैं युवा और अकेली थी, तो ये जोखिम नहीं लेना चाहती थी। मैं पड़ोसियों से बहुत कम बात करती थी, लेकिन अब मुझे सबको बताना था कि मुझे किराएदार चाहिए। तो मैंने आसपास के लोगों को खबर कर दी, मुझे किराएदार चाहिए, लेकिन मेरी शर्त है कि वह सभ्य परिवार हो। मैं किसी अकेले पुरुष को घर नहीं दूंगी। जब ये बात मैंने आसपास फैलाई, उसके 3 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर खटखट हुई। तब सुबह का वक्त था। तभी डोरबेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि बाहर एक वृद्ध महिला और एक युवक खड़े थे। तब मैंने दोनों को हॉल में बिठाया और पूछा, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तब वह युवक बोला, मैडम, आपको अपना घर किराए पर देना है ना? उसी सिलसिले में हम आए हैं। सुना है आप एक सभ्य परिवार को किराएदार बनाना चाहती हैं, इसलिए हम दोनों इस घर में रहना चाहते हैं। हमारे अलावा कोई और नहीं आएगा। इस पर मैंने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक सभ्य किराएदार चाहिए। मैं घर का निचला हिस्सा किराए पर देना चाहती हूँ। तो क्या आप दोनों माँ बेटे घर में रहना चाहते हैं? तभी वह वृद्ध महिला बोली, मैं इसकी माँ नहीं, इसकी पत्नी हूँ। तब यह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। समझ नहीं आया कि इस युवक ने उस महिला में क्या देखा, जो एक बुजुर्ग महिला से विवाह कर बैठा, क्योंकि युवक का दिखना बहुत व्यवस्थित था। उसका नाम विक्रम था और उस महिला का नाम कमला था। कमला की उम्र कोई 50 साल थी के आसपास होगी।
50 साल की महिला का इतने युवा पुरुष से विवाह करना मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने झट से कहा, सॉरी, अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। इस पर वो लोग हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, हमें देखकर सब हैरान होते हैं। फिर विक्रम बोला, मैडम क्या आप हमें यह घर किराए पर दे सकती हैं? हमें रहने की जगह चाहिए और आपको किराएदार की जरूरत है। तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपको इस घर में रहने की इजाजत देती हूँ। ये रही कमरे की चाबी, आप अपना सामान ले आइए। तभी विक्रम ने कमला की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, किराया जो आप कहेंगी हम दे देंगे। ये सुनकर मैं और खुश हो गई। आखिरकार मुझे वैसे ही किराएदार मिल गए जैसा मैं चाहती थी। तब मैंने उन्हें चाबियां दी और कहा, आप अपना सामान ले आइए। फिर थोड़ी देर में ही वह लोग अपना सामान लेकर मेरे घर आ गए। उन्होंने अपना सारा सामान जमाया और घर में सेटल हो गए। एक पूरा दिन यूं ही निकल गया और शाम हो गई। लेकिन मैं सोच में डूबी थी कि आखिर विक्रम ने कमला में ऐसा क्या देखा कि उसने उनसे विवाह कर लिया। न जाने उसकी क्या मजबूरी थी। कमला से विवाह करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं यह स्नेह का मामला तो नहीं या फिर मजबूरी का रिश्ता? शायद विक्रम के घर वालों ने उसका विवाह कमला से करवा दिया हो, या फिर विक्रम ने खुद ही कमला को चुना हो। खैर, मैंने इन बातों को दिमाग से झटक कर और रसोई में चली गई। खाना बनाते हुए मेरी माँ की बात याद आई। माँ कहती थी, अगर आसपास कोई नया आए तो उसे एक वक्त का भोजन दे दिया करना, इससे मन को शांति मिलती है। तब मैंने अपने किराएदारों के बारे में सोचा कि न जाने उनके पास भोजन हो या नहीं, वो किस परेशानी में हो, सामान हो या नहीं। ये सोचकर मैंने कमला और विक्रम के लिए भी खाना बनाने का फैसला किया। वैसे तो मैं अकेली थी, सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी, लेकिन आज 3 लोगों 3 का खाना बनाते वक्त मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मैंने सोचा, अपने नए किराएदारों के लिए खाना ले जाऊंगी। अब रात हो चुकी थी तो मैंने खाना टिफिन में रखा और नीचे गई और उनके दरवाजे पर खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक दरवाजे की बेल बजाने के बाद मुझे लगा शायद वह लोग थक कर सो गए होंगे। इसलिए मैं वापस जाने को मुड़ी ही थी कि अचानक दरवाजा खुला और विक्रम बाहर आया। आते ही विक्रम बोला, अरे सीमा दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी उसने मेरे हाथ में टिफिन देखा और बोला, दीदी, खाना लाने की क्या जरूरत थी? कमला तो रसोई में खाना बना रही है। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं विक्रम, ये मेरा फर्ज है। आज तुम लोग मेरे मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। कल से हम सब एक ही घर में एक परिवार की तरह रहेंगे। फिर मैंने पूछा, कमला भाभी कहाँ है? तब ये कहते हुए मैं रसोई की तरफ बढ़ी। तभी विक्रम जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अरे कमला, उसका सिर बहुत दुख रहा है तो वह कमरे में सो गई है। मैंने कहा, अरे अभी तो तुमने कहा कि वो रसोई में खाना बना रही थी। तभी वह हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, खाना बनाते वक्त अचानक उसका सिर दुखने लगा तो वो जाकर सो गई। शायद अब उसे नींद आ गई होगी। अगर मैं उसे अभी जगाऊंगा तो उसका सिर और दुखेगा। आपको तो पता है उसकी उम्र हो गई है, बीमारी ने उसे जकड़ रखा है, इसलिए उसे नींद से उठाने से और तकलीफ होगी। ये सुनकर मैं चुप हो गई, कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपने ऊपरी घर में वापस आ गई। ऊपर आकर मैंने खाना खाया और फिर सोने चली गई। लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, विक्रम ने ऐसा क्यों किया? अब खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मन में उथल पुथल मची थी कि विक्रम ने बात को कितनी चालाकी से घुमा दिया था। पहले तो कह रहा था कि कमला रसोई में खाना बना रही है, लेकिन जैसे ही मैं रसोई की तरफ बढ़ी उसने फट से बात बदल दी कि कमला सो गई है। न जाने वो क्या छिपा रहा था, क्या बोलना चाहता था। तभी मैंने सोचा, छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। फिर मैंने उस बात को दिमाग से निकाल दिया। फिर मैंने मन में ठान लिया कि कमला को अपनी बड़ी बहन बनाऊंगी और हम दोनों इस बड़े से घर में साथ बैठकर बातें करेंगे। वह भी तो अकेली है और मैं भी। दिन भर अकेले घर में रहने की बजाय हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और बातों बातों में मन हल्का होगा और धीरे धीरे मैं उनके बारे में सब जान लूंगी कि आखिर विक्रम से विवाह की वजह क्या थी। तब मुझे यकीन था कि कमला मुझसे मिलने जरूर आएगी।
क्योंकि मैंने तो उनके लिए खाना बना कर दिया था। कम से कम आभार तो मानेंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई चीज़ मिले, तो सामने वाले से बात किए बिना चैन नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा पूरी तरह गलत निकला। रात ढल गई पर कमला नहीं आई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सुबह मिलूंगी तो शायद वो धन्यवाद कहेंगे। हालांकि मुझे उनकी तारीफ की जरूरत नहीं थी, बस कमला से 2 बातें करने का मन था। उस रात मुझे बेहद शांति थी, क्योंकि घर में किराएदार आ गए थे, तो अब मुझे किसी बात का भय नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई तो था घर में। ये सोचकर दिल को तसल्ली थी। अब बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी अब डरावनी नहीं लग रही थी। वैसे भी जब अजय जीवित था तो ये आवाजें मुझे सुनाई ही नहीं देती थी। शायद तब भय नहीं लगता था, क्योंकि अजय का साया मेरे साथ था। अजय मुझसे असीम स्नेह करता था। हर रात उसकी याद में मैं रोया करती थी। इन्हीं ख्यालों में डूबकर मुझे नींद आ गई। अचानक आधी रात को मेरी आंख खुल गई। तब न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी बाहर से कोई चीखने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला जोर जोर से चिल्ला रही हो, दर्द में हो और उसे मदद चाहिए। तब मैं भय के मारे कांप रही थी, लेकिन बिस्तर पर पड़ी ही रही। फिर दोनों हाथों से कान बंद कर लिए ताकि वह आवाज न सुनाई दे। लेकिन वह चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं पसीने से तरतर हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। सुबह 5 बजे वो आवाज बंद हुई। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर न जाने कब इतनी गहरी नींद लगी कि सुबह के 9 बज गए। जब आंख खुली तो घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। फिर मैं घबरा कर उठी, चाय बनाई, हाथ मुंह धोया और चाय का प्याला लेकर गैलरी में आ गई। फिर गैलरी से देखा तो विक्रम गली में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जा रहा हो। तब फोन पर बात करते करते उसकी नजर ऊपर मुंह पर पड़ी। तब मुझे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। तब उसका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद अपने कार्यालय या काम पर जा रहा है। तभी मेरे मन में ख्याल आया, कमला से बात करने का यह अच्छा मौका है, क्योंकि जब से वह घर में आई एक बार भी तो मेरी और उसकी मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि मैं उसके साथ बैठकर उसे दिल की बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो जैसे मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा जल्दी से काम निपटाकर नीचे जाऊं और कमला से बात करूं। फिर फटाफट सारे काम खत्म किए और नीचे उनके कमरे की तरफ गई। जब मैं नीचे पहुंची तो विक्रम वहां था ही नहीं लग रहा था। वो काम पर चला गया है, तो मैंने उनके दरवाजे पर खटखटाया, पर दरवाजा अंदर से बंद था, तो मैं बार बार खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब वहीं खड़ी खड़ी मैं सोचने लगी, इतनी देर से दस्तक दे रही हूं, फिर भी कोई क्यों नहीं खोल रहा। तभी अंदर से आवाज आई, सीमा दीदी, आप हैं क्या? वो कमला की आवाज थी। मैंने कहा, हाँ कमला, भाभी दरवाजा खोलो, मैं हूं सीमा। फिर कमला ने दरवाजा खोला। तब उसे देखते ही मैं चौंक गई, क्योंकि तब उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। ये देखकर मैं थोड़ी घबराई। तभी उसने मुझे अंदर बुलाया और सोफे पर बिठाया। फिर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर किसी को बुलाऊं या नहीं, इसलिए सोच विचार कर दरवाजा खोली। इस पर मैंने कहा, कमला भाभी, यह इलाका आपके लिए नया है, यहाँ और कौन आएगा? इस पर वो बोली, तुम्हें नहीं पता सीमा मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आ खड़ी है। तब वो बहुत परेशान लग रही थी। तो मैंने पूछा, भाभी, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही थी। तो वो बोली, हाँ, अपनी कहानी क्या सुनाऊं, मैं बहुत तनाव में हूं इस पर। मैंने कहा, भाभी, आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। तो वो बताने लगी, मेरा पति विक्रम को मैं पसंद नहीं, वो युवा है, उसकी इच्छा है कि उसे अपने जैसी युवा महिला मिले, लेकिन मेरी उम्र ज्यादा है और उसे मेरी शक्ल भी पसंद नहीं। तब उसे देखकर मुझे बहुत दया आया, क्योंकि वह बेचारी बहुत बेचैन थी। फिर उसने बताया, मुझे लगता है विक्रम का किसी और से संबंध चल रहा है और वह मुझे धोखा दे रहा है। न जाने किस किस से फोन पर बात करता रहता है, लेकिन जब मैं पूछती हूँ तो वह मुझे कठोर बातें कहता है, कभी कभी तो हाथ भी उठा देता है। तभी मैंने पूछा, कमला भाभी, आप ठीक तो है ना? तो वह बोली,
हाँ बताने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, धन, कपड़े, सामान, सब कुछ, लेकिन वो सुख नहीं, वो प्रसन्नता नहीं जो एक महिला को चाहिए। तब उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। फिर मैंने कहा, "कमला भाभी, आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ।" तो वह बोली, "मेरी मदद तो मेरे सगे संबंधियों ने भी नहीं की, फिर तुम क्या करोगी? वैसे भी विक्रम मुझे छोड़ने की धमकी देता है, इसलिए अब मेरे अपने इस दुनिया में कोई नहीं। अब तुम ही बताओ, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊँ? कौन मुझे अपनाएगा? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।" इस पर मैंने कहा, "कमला भाभी, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं, और हाँ, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूँगी।" ये कहकर मैं वहाँ से जाने लगी। तभी कमला ने मुझे आवाज़ दिया, "सीमा, तुम ये बात किसी को मत बताना, और खासकर मेरे पति को तो बिल्कुल नहीं। अगर उसे पता चला, तो वो मुझ पर ज़रूर हाथ उठाएगा। ये भी मत बताना कि तुम यहाँ आई थी या मैंने तुमसे कुछ कहा।" इस पर मैंने कहा, "हाँ, कमला भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा आप कह रही हैं, वैसा ही होगा। मैं विक्रम को कुछ नहीं बताऊँगी।" ये कहकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई। अब मुझे विक्रम पर बहुत क्रोध आ रहा था। आखिर उसने विवाह क्यों किया था? अगर उसे अपनी पत्नी को अपमानित करना था, तो विवाह ही क्यों किया? अगर कमला उसे पसंद नहीं थी, तो उसने कमला भाभी से विवाह क्यों किया? तब मैं सोच रही थी, काश विक्रम ने कमला को इस तरह कैद में न रखा होता तो कितना अच्छा होता। उसकी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी उस पर पाबंदियां, वह भी तब जब वह खुद किसी और के साथ संबंध चला रहा है। अगर विक्रम ने कमला पर यह बंदिशें न लगाई होती, तो हम दोनों बहनें बन गई होती, अपने अपने दुख दर्द बांट लेती। खैर, मैंने इन बातों को छोड़कर अपने रोज के कामों पर ध्यान देना शुरू किया। फिर रात हुई तो रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, लेकिन फिर वही हुआ। मध्य रात को भय से मेरी नींद टूटी, तब बस वही वजह थी जिसने कल रात मुझे सोने नहीं दिया। एक महिला की चीखने की आवाज फिर से सुनाई दे रही थी। तब मैंने कान लगाकर सुनी, तो लगा जैसे ये आवाज बहुत करीब से आ रही हो। तो मैं सोचने लगी, ये आवाज कहाँ से रही है? अब मुझे किसी भी कीमत पर यह जानना था, इसलिए धीरे धीरे मैं अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलते ही चीखें और साफ सुनाई देने लगी। तो अब मुझे अंदाजा हो गया कि यह आवाज कहीं और से नहीं, नीचे कमला के कमरे से आ रही थी, और चीखने वाली कोई और नहीं, खुद कमला ही थी। एक पल को तो मैं सन्न रह गई। फिर मैंने फटाफट सीढ़ियां उतरी, क्योंकि कमला के लिए मेरे दिल में पहली मुलाकात से ही अपनापन जाग गया था। अब उसे तकलीफ में देखकर मैं चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं नीचे आकर उनके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दी। काफी देर तक दस्तक देती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब हैरानी की बात यह थी कि मेरे खटखटाने से भी कमला की चीखें कम नहीं हुई, उल्टा वे और जोर से चिल्ला रही थी। अब मेरा हाथ दस्तक देते दुखने लगा। आखिरकार थक कर मैं वापस अपनी ऊपरी मंजिल में लौट आई। अब रात के इस वक्त मैं किससे मदद मांगती? सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। उस रात मुझे कमला की फिक्र में नींद ही नहीं आई। तब मैं गैलरी में जाकर बैठ गई। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज चुके थे। तो मैंने ठान लिया कि जैसे ही विक्रम को बाहर निकलते देखूंगी, उसे रोककर बात करूंगी। फिर सुबह 8 बजे दूध वाला आया तो मैं दरवाजा खोलने गई। तभी देखा कि विक्रम घर से बाहर निकल रहा था। तब मुझे देखते ही वह चौंक गया। तब जब विक्रम बाहर निकल रहा था, मैंने उसे आवाज दी, "विक्रम, जरा रुक।" तब उसके चेहरे पर भय साफ दिख रहा था, लेकिन वह चुपचाप मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, "मुझे पता है सीमा दीदी, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं?" तब उसके चेहरे पर गम का साया था। वो बोला, "आपको कमला की फिक्र हो गई है ना, कि वह रात को क्यों चिल्लाती है? मुझे भी उसकी बहुत चिंता है, लेकिन मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं। अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो मुझे भी बताइए।" तब मैंने देखा, विक्रम की आंखों में आंसू थे। वह मुझसे नजर चुराकर अपने आंसू पोंछ रहा था। तो मैंने कहा, "विक्रम, पहले यह तो बताओ, कमला का मसला क्या है? वो क्यों रोती है? तब तो मैं तुम्हें कोई रास्ता बता सकूं।" तो विक्रम ने सिर उठाया।
फिर मेरी आंखों में आंखें डाली और बोला, सभी मुसीबत ये है कि वो मुझ पर बहुत शक करती है। ये सुनते ही मैंने हैरानी से उसे देखा। तभी वह हल्का सा हंसा और बोला, दीदी आप मेरी सूरत को गौर से देखिए और फिर कमला को देखिए, दोनों में कितना फर्क है। अगर मैं चाहता तो किसी युवा महिला से विवाह कर सकता था, लेकिन मैंने सबको छोड़कर कमला को चुना क्योंकि वह बेसहारा थी और मैं उसे सहारा देना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे विवाह किया, लेकिन फिर भी वह मुझ पर शक करती है। फिर वह आगे बोला, आपने भी तो पहले कमला को मेरी माँ समझ लिया था। मेरी बस यही गलती हुई कि मैंने उसे बेसहारा समझकर उससे विवाह कर लिया, क्योंकि वह मेरे घर में नौकरानी थी। उसकी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सोचा मैं उससे विवाह करूंगा, उसे अपना नाम दूंगा। लेकिन मेरे घर वालों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब कमला के लिए मैंने अपना परिवार तक छोड़ दिया। तब यह कहते हुए विक्रम की आंखें नम थीं। फिर वह बोला, अब आप ही बताइए दीदी, मैंने कमला से विवाह करके गलत किया या सही? मेरे माँ बाप ने मुझे अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया है। कमला के लिए मैंने इतने सारे दुख झेले। मैं बस उसे हर हाल में प्रसन्न देखना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे यही लड़ती रहती है कि मेरा किसी और के साथ संबंध है और मैं चोरी छिपे फोन पर बात करता हूँ। फिर आगे उसने बताया, 2 साल पहले मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक संपन्न घराने की लड़की से तय की थी। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। मेरी उससे सगाई भी हो गई थी। वो मेरे माँ बाप के दोस्त की बेटी थी। लेकिन मैंने कमला के लिए उस रिश्ते को साफ मना कर दिया। मेरे माँ बाप कहते थे, तू इस महिला के स्नेह में अंधा हो गया है। तुझे यह भी नहीं दिखता कि यह तेरी माँ की उम्र की है। तू अपने परिवार और सगाई तोड़ रहा है। अगर तू इस नौकरानी से विवाह करेगा तो हम तुझे अपनी संपत्ति से निकाल देंगे। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। कमला के लिए मैंने सगाई तोड़ दिया, घर छोड़ा और सामान बांधकर दर दर भटकता रहा। आगे विक्रम बोला, मैंने अपनी पत्नी के साथ हमेशा ईमानदारी बरती। इतनी कम उम्र में भी कमला का साथ दिया। लेकिन उसका यह बर्ताव देखकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं सोचता हूँ कमला को सहारा देने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे इसकी जरा भी कदर नहीं। विवाह की पहली रात से ही वह मुझ पर शक करती है। उसे लगता है जैसे मैं उस लड़की से जिससे मेरी सगाई हुई थी उसे ही फोन पर बात करता हूँ। वो मुझसे कहती है कि मैं उसका कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने मजबूरी में कमला से विवाह किया। वो कहती है मैं आज भी उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हूँ। अब कमला हर रात मुझ पर शक करती है, लड़ती है और बेवजह चिल्लाती है। इसकी वजह से कई मकान मालिक हमें किराए के घर से निकाल चुके हैं। लोग शक करते हैं कि शायद मैं अपनी पत्नी को अपमानित करता हूँ, तभी वह इतना शोर करती है। इसी के चलते मुझे हर 3-4 महीने में नया घर ढूंढना पड़ता है, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलता। कमला की लड़ाई मुझे जीने नहीं देती। फिर वह आगे बोला कि मेरा 7वां घर है। यहाँ आने के बाद मैंने कमला के सामने हाथ जोड़े, कहा, तुझे भगवान की कसम मुझे जीने दो। लेकिन यहाँ भी उसका बर्ताव नहीं सुधरा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ सीमा दीदी, कमला मानसिक रूप से बीमार है। उसका दिमाग भी खराब होने लगा है। मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ। कभी कभी वह लोगों पर हमला भी कर देती है। इसीलिए मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता और कहता हूँ कि किसी को अंदर मत आने देना। ये सब सुनकर तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि विक्रम की बातों से लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। तो मैंने कहा, विक्रम मैं तुमसे विनती करती हूँ। तो वह बोला, क्या दीदी? तो मैंने कहा, तुम कमला को इस तरह घर में कैद मत रखो। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, शायद उसकी हालत में कुछ सुधार हो। तब मेरी बात सुनकर विक्रम तनाव में आ गया और बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो वह इतनी सनक जाती है कि उसे संभालना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। मैं कार्यालय में होता हूँ और अगर मेरे पीछे उसने आप पर हमला कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हो सकता है वह आपको बहुत नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ दीदी। मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। इस पर मैंने कहा, विक्रम
अगर कमला ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। बस इतना कह रही हूं कि उसे कैद में मत रखो। इस पर विक्रम मुझे गौर से देखने लगा। फिर उसने जेब से चाबी निकाली, मेरे हाथ में दिया और बोला, ये दरवाजे की चाबी है, लेकिन जरा सावधान रहना। जैसे ही लगे कि कमला को गुस्सा आ रहा है, तुरंत घर से बाहर निकल जाना। इस पर मैंने सिर हिलाया। फिर विक्रम वहां से चला गया। अब मैं सोच सच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच क्या है, क्योंकि दोनों ने मुझे अलग अलग बातें बताई। अब मैं अपने कमरे में आई और जल्दी से काम निपटाए। फ्रेश हुई और चाबी लेकर कमला के कमरे की तरफ गई। फिर ताला खोला और उनके घर में दाखिल हुई। अंदर जाकर देखी तो कमला सोफे पर बैठी थी। वह किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई थी और रो रही थी। अपने आंसू पोंछ रही थी तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर उसे वह सुनाई ही नहीं दिया। तो मैं उसके पास गई और आवाज दी तो वह चौंक कर खड़ी हो गई। तब उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। लेकिन मैं हल्का सा मुस्कुराई तो वह हैरानी से पूछने लगी, सीमा, तू यहाँ कैसे आई? तो मैंने कहा, कमला भाभी, मैंने सोचा आप अकेली हैं और मैं भी अकेली हूं, तो क्यों ना आपके पास आकर थोड़ी बातें करें। तब कमला मुझे देखकर हंस पड़ी। फिर वह